नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। थम गया प्रचार का शोर और वोटिंग का इंतजार है। 17 नवंबर को एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण का मतदान छत्तीसगढ़ का होना है, जिसमें 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो इन 70 सीटों पर 958 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1.63 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। वोटिंग के लिए 18,833 मतदान केंद्र छत्तीसगढ़ में बनाए गए हैं। सुबह 5-8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। बिंद्रा नवागढ़ के 7 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। आपको ये भी बता दें कि पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग हुई थी। तो सीटों की बात करें तो सरगुजा संभाग की 14 सीटों पर वोटिंग है। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों पर मतदान होंगे। इसके अलावा दुर्ग संभाग की 12 सीट, 20 सीटें दुर्ग संभाग में हैं, 8 सीटों पर मतदान हो चुका है, जबकि रायपुर संभाग की सभी 20 सीटों पर वोटिंग होनी है। तो संभागवार ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, जहां पर बिलासपुर संभाग की 24 सीटें, दुर्ग संभाग की 12 सीटें, क्योंकि 8 सीटें पहले चरण में वहां पर मतदान हो चुके हैं। रायपुर संभाग की 20 सीटों पर भी 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी खबर पर हमारे साथ तो 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन सिंह भोपाल से जुड़े हुए हैं, विजेंद्र पांडे जबलपुर से, जितेंद्र थवायत बिलासपुर से और अविनाश पाठक रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जितेंद्र, आपका बिलासपुर में आप मौजूद हैं। वहां पर भी चुनाव का प्रचार थम चुका है। जिस तरह से प्रचार हुआ और लगातार बड़े बड़े दिग्गज बिलासपुर पहुंचे और उनके फोकस में वो 24 सीटें हैं, बिलाईगढ़ की एक सीट मिलाकर 25 सीटें। बिल्कुल अविनाश, देखिए अगर बात करें छत्तीसगढ़ के सियासत में बिलासपुर संभाग की बड़ी भूमिका है। हमेशा से बिलासपुर संभाग राजनीति का केंद्र रहा है। कई दिग्गज नेता जो हैं वो बिलासपुर संभाग से आते हैं और लगातार ये देखने में मिलता है कि सत्ता में, सरकार में बिलासपुर की बड़ी भूमिका रहती है, बड़ा योगदान रहता है। कई दिग्गज नेता यहाँ पर सरकार में मौजूद रहते हैं। ऐसे में बिलासपुर संभाग तमाम दलों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और खास तौर पर भाजपा और कांग्रेस के लिए मैदानी जो क्षेत्र है, मैदानी जो सीट्स हैं बिलासपुर संभाग के, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 24 विधानसभा सीटें आती हैं और 24 विधानसभा सीटों पर अगर हम बात करें तो वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर रही है, पिछले 2018 के चुनाव में 7 सीटों पर भाजपा रही है, 13 सीटों पर कांग्रेस रही है और 2 सीट जोगी कांग्रेस और 2 सीट बसपा के खाते में गया है। ऐसे में यहाँ पर कई सीटों की भी स्थिति बनती है। इससे साफ है कि तीसरे मोर्चे की भी यहाँ पर बड़ी भूमिका है। तीसरा मोर्चा भी तमाम राजनीतिक दलों का, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, इनका सियासी गणित बिगाड़ता आया है और 2018 के जो परिणाम रहे हैं उससे साफ है कि तीसरे मोर्चे के तौर पर यहाँ पर भाजपा कांग्रेस के सियासी गणित बिगड़े हैं। हालांकि अब समीकरण बदले हैं। यहाँ पर बसपा जरूर यहाँ पर प्रभावी तौर पर है, जोगी कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर होगी। और जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में यहां पर भाजपा और कांग्रेस ने जोर लगाया है, उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट इस मैदानी इलाके से जीत कर आए और भाजपा की भी कोशिश है कि अपनी सीटों में इजाफा करे। पिछले बार जिस तरह से 7 सीटें थी, भाजपा की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इस बार बिलासपुर संभाग से जीतकर वो लेकर आए और इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने पूरा जोर लगाया है। अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा के चुनाव प्रचार प्रसार का कमान जिस तरह से यहां पर केंद्रीय नेतृत्व ने संभाला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कहें तो संभाग में 3 सभाएं हुई हैं। अमित शाह यहां पर दौरे में रहे हैं, 2 से ज्यादा उनकी सभाएं हुई हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा यहां पर उन्होंने भी सभा की है। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ऐसे कई केंद्रीय मंत्री हैं जो यहां पर चुनावी दौरे में रहे हैं और सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह से केंद्र के नेताओं को यहां पर चुनावी प्रचार प्रसार में झोंका गया है, पूरा ताकत लगाया गया और कोशिश ये की गई है कि ज्यादा से ज्यादा सीट बिलासपुर संभाग। बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 25 सीटें सत्ता तक पहुंचने के लिए बेहद अहम हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्वालियर एक हॉट सीट भी बनी हुई है। ग्वालियर संभाग में पूरे दिग्गज लगातार जोर भी लगा रहे हैं। नासिर, चुनाव प्रचार थम चुका है, डोर टू डोर कैंपेनिंग बाकी है, क्या स्थिति है अभी फिलहाल?
क्योंकि अहम है ग्वालियर, सत्ता के लिहाज से 34 सीटें बेहद अहम। देखिए ग्वालियर चंबल संभाग की 34 विधानसभा सीटें हैं, ये बेहद अहम है। उनको जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है। इसलिए अहम भी इसलिए भी ज़्यादा है कि 2018 में जब कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे तो कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। यहाँ पर 27 सीटें हासिल की थी, माफ़ कीजिएगा 26 सीटें जीती थी और 7 सीटों पर बीजेपी आई थी और 1 सीट बीएसपी के खाते में। लेकिन जब से उपचुनाव के बाद 50-50 की स्थिति हो गई थी और लेकिन अब इन सीटों को दोबारा से जीतने के लिए और ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रभाव दिखाने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में एक सीट पर उन्होंने कई बार चुनावी सभाएं की हैं, लोगों से मुलाकात की है, अलग अलग समाजों की बैठक की है और जो रूठे हुए लोग थे उनको मनाने की कोशिश की हो। और सबसे अहम बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह की कई सभाएं हो चुकी हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर चुनावी सभाएं कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यहाँ पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, वो दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कैरियर है, पॉलिटिकल कैरियर, वो इस विधानसभा चुनाव में रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन कितना अच्छा बेहतर रिजल्ट दे पाता है। क्योंकि जिस तरह से अभी देखने में यह आया था कि कुछ वीडियोस वायरल हुए थे तो उसको लेकर नरेंद्र सिंह तोमर पर भी कटाक्ष किए गए थे, कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई थी, लेकिन उस वीडियो को लेकर बार बार उन्हीं का कहना था कि फर्जी वीडियो। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को उठाकर कांग्रेस लगातार काउंटर कर रही है और अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से जितनी बड़ी लीडरशिप शायद ग्वालियर में चंबल संभाग में आना चाहिए थी वो नहीं आई है। 21 जुलाई को केवल प्रियंका गांधी आई, उसके बाद खड़के 4 दिन पहले आए थे ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर और दतिया के दौरे पर आए थे, लेकिन उतना बेहतर लीडर्स यहाँ पर नहीं आए परफॉर्म करने के लिए, यानी कि चुनावी सभा करने के लिए। कमलनाथ तो ग्वालियर में नहीं आए बल्कि दूसरे हिस्सों में जिलों में जरूर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियों का दावा है कि ग्वालियर चंबल संभाग की जो 34 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर फिर से इतिहास बनाने की बात कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस के इतिहास में मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार ऐसा हुआ था जब 2018 के चुनाव में 26 सीटें यहाँ से कांग्रेस को मिली थी। लेकिन अब कांग्रेस लगातार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहाँ दिग्विजय सिंह थे, लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए थे पिछले कुछ समय से, उसके बाद लगातार उनके दौरे चल रहे थे। कहा जा रहा था कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जो एक गैप हुआ है, कोई ग्वालियर चंबल संभाग से कोई बड़ा नेता नहीं है, तो वो उस गैप को पूरे करने की कोशिश कर रहे थे। जयवर्धन सिंह भी लगातार यहाँ पर कैंप किए हुए थे, लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बीजेपी की बड़ी लीडरशिप थी, वो यहाँ पर लगी हुई थी, जिसमें बिल्कुल नासिर, बड़ी लीडरशिप लगी हुई थी और लगातार बड़े नेता वहां पर लगे हुए थे। हालांकि जो दावा आप कर रहे थे कि प्रियंका गांधी ने आज दतिया में जो कुछ कहा, ये भी अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। बिना नाम लिए पहली बार प्रियंका गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है, उनके अहंकार पर कमेंट किया। हमारे सहयोगी रायपुर से सौरभ सिंह परिहार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरह से दोनों ही पार्टियां रायपुर में जमी हुई थी, उनके बड़े बड़े नेताओं की रैलियां हो रही थी। कांग्रेस की बात करें तो कल प्रियंका गांधी ने रोड शो किया और आज बलौदाबाजार में राहुल गांधी ने हुंकार भरी है। प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के बड़े नेताओं ने जो है ताकत झोंकी है, पहले चरण के 20 सीटों पर और दूसरे चरण के 70 सीटों पर। और निश्चित रूप से कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी बड़े जो दल जो उनके नेता हैं वो आए। और 2-3 चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए 2023 के साथ साथ 2024 का भी चुनाव था, 2024 की भी तैयारी थी, जो लोकसभा चुनाव होने हैं मई में। तो इससे पहले कि दोनों पार्टियां जो मजबूती जो चाहती हैं कि आखिर ये दोनों पार्टियां सेमीफाइनल मान रही है छत्तीसगढ़ के चुनाव को और अन्य जो 4 राज्यों में हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इस पूरे चुनाव में पूरे कैंपेनिंग के दौरान चाहे बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के नेता है जो सरकार ने कामकाज की है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे को लेकर सबसे प्रमुखता से स्पष्ट दिखाई दिया कि हमने जो वादा किया है उसे पूरा किया है और यही टैगलाइन भी दिया गया था। और इसीलिए आप देखिए कि कका है तो भरोसा है, ये भी टैगलाइन जो है अंततः कांग्रेस पार्टी ने दे दी। दूसरी ओर आप देखिए कि मोदी की गारंटी बीजेपी के सामने चेहरे की काफी कमी थी यहाँ पर,
लेकिन मोदी के चेहरे को सामने रखकर पूरा चुनाव लड़ा गया और मोदी की गारंटी के नाम से भी जो है वादे किए गए। तो आप देखिए कि दोनों जो है एक दूसरे को घेरते नजर आए। सबसे पहले कांग्रेस जो है मोदी की गारंटी आने पर जो है सबसे पहले घेरने में ये रहे कि जब 2014 में आए तो 3 प्रमुख वादे बोले थे कि जो 15 लाख रुपया बैंक खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, 100 दिनों में महंगाई खत्म होगी। लेकिन ये नहीं हुआ। ये कांग्रेस के नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा अपने सभाओं में बताने की कोशिश की। लेकिन दूसरी ओर जो है बीजेपी भी यहाँ कांग्रेस की सरकार को घेरने में जो है सफलता भी कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो है उन्होंने लोगों के बीच, जनता को जो टच किए हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि न सिर्फ ये 23 की लड़ाई है बल्कि 24 की लड़ाई भी इसे मानी जा रही है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से रुख करेंगे एमपी की राजधानी भोपाल का। हमारे सहयोगी नवीन सिंह वहां पर मौजूद है। नवीन, मध्य क्षेत्र जब पिछली बार चुनाव हुए थे तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखा था। इस बार तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज ने जमकर प्रचार किया है। हालांकि आज अब चुनाव का प्रचार का जो शोर था वो थम चुका है। देखिए बिल्कुल 17 तारीख को वोटिंग होनी है और 17 तारीख को ही मध्य प्रदेश की नई सरकार ईवीएम में लॉक हो जाएगी। बड़ा जोर लगाया है बीजेपी और कांग्रेस ने, न सिर्फ मध्य क्षेत्र में बल्कि मध्य प्रदेश के हर उस अंचल में जहां से जीत का रास्ता निकलता है। तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ने ही पूरे ताकत के साथ चुनाव प्रचार किया है। और आज अंतिम सभा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में ही ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी भोपाल में ही अंतिम सभा आज अपनी ली है। प्रियंका गांधी भी दतिया में जमकर बरसी हैं। राहुल गांधी कल जमकर बरसे थे मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। लगातार घपले घोटालों के जरिए कांग्रेस घेरने की कोशिश में रही है और कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य क्षेत्र से पार्टी को तगड़ा माइलेज मिलेगा। और यहाँ के जो दिग्गज मंत्री हैं जो लगातार कांग्रेस की लीडरशिप पर हमलावर रहे हैं, उनको किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी हराने में कामयाब रहेगी। खासकर विश्वास सारंग जो कि मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं और भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से विधायक भी हैं, उनके खिलाफ एक युवा उम्मीदवार मनोज शुक्ला को पार्टी ने मौका दिया है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां से माइनॉरिटी कैंडिडेट सिर्फ कांग्रेस ने दिए हैं। बीजेपी ने तो किसी भी माइनॉरिटी को कैंडिडेट माफ़ कीजिएगा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। कांग्रेस ने कम से कम 2 कैंडिडेट दिए हैं भोपाल की मध्य और भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर। तो इन दोनों सीटों पर राहुल गांधी कुछ दिनों पहले जोर लगा कर गए हैं। दोनों ही सीटों पर रोड शो करके गए हैं और ये दावा करके गए हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वो लगातार सरकार पर बरसे हैं और ये भी कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से मध्य प्रदेश की चलती सरकार को बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके गिरा दिया, लिहाजा उसका बदला लेना है। तो न सिर्फ मध्य विधानसभा या उत्तर विधानसभा कांग्रेस के लिए फेवरेबल कंडीशन है, बल्कि मध्य की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की कोशिश है कि यहां बड़े नेताओं को बड़े अंतर से हराया जाए। खासकर बुधनी भी कांग्रेस के टारगेट पर है। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आते हैं, इस बार भी वो प्रत्याशी हैं और बड़ा नया चेहरा कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उतारा है। फिल्म टीवी एक्टर हैं विक्रम अस्ताल शर्मा, जिन्होंने टीवी में कांग्रेस किसी भी सीट पर बीजेपी को वॉकओवर नहीं देना चाहती। थम गया प्रचार, वोटिंग का इंतजार। तो छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर 17 नवंबर को वोटिंग है और मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 तारीख को वोटिंग है। और इसी खबर पर पूरे एनालिसिस के साथ हर संभाग से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र पांडे जबलपुर से, रायगढ़ से अविनाश पाठक, इसके अलावा और कई रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले रुक करेंगे अविनाश, आपका रायगढ़ में आप मौजूद हैं और एक बयान भी वहां से जबरदस्त वायरल हुआ था जब अमित शाह वहां पर रोड शो करने पहुंचे थे और ओपी चौधरी को कहा था कि आप इसे जिताकर भेजें, मैं इसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो चुनाव प्रचार तो थम चुका है, अब डोर टू डोर कैंपेनिंग बाकी है 1 दिन की। अभी क्या स्थिति है? देखिए, जिस समय बीजेपी का टिकट वितरण हुआ था तभी से ये बात कही जा रही थी कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सभी 8 सीटें हैं जो वो काफ़ी हाई प्रोफाइल होने जा रही है। और उसके बाद जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग चालू हुआ, अमित शाह का दौरा हुआ, लगातार राहुल गांधी का दौरा हुआ, बड़े नेताओं का दौरा हुआ, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि लगभग 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो हॉट सीट हैं। और जिस तरह से अमित शाह का रोड शो के दौरान बयान आया, 2 बड़े बयान थे जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करते हैं कि रायगढ़ और जसपुर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए कितना अहम है।
जिस तरह से रायगढ़ में उन्होंने कहा था कि आप ओपी चौधरी को जिताइए, मैं उन्हें बड़ा आदमी बनाऊंगा, इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे थे। ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ओबीसी फेस के जरिए बीजेपी ओपी चौधरी को प्रमोट कर रही है, सीएम फेस वो हो सकते हैं। ठीक उसी दिन रोड शो के दौरान कुनकुरी में उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। अमित शाह ने यह कहा था कि आप विष्णुदेव साय को जिताइए, वो उन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। तो ये तय है कि ये दोनों बड़े चेहरे हैं, वो आने वाले समय में सत्ता के इर्द गिर्द बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विष्णुदेव साय सीएम फेस हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी सीएम का कार्ड जो है बीजेपी खेल सकती है। ओपी चौधरी को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी एक संगठन में महत्वपूर्ण पद पर रहे। जिस तरह से आईएएस की नौकरी छोड़कर उन्होंने 5 साल तक सत्ता की बागडोर संभाली है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि वो सीएम या डिप्टी सीएम के फेस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस बार सभी सीटें जो है इस क्षेत्र की काफी हॉट सीट हैं। रायगढ़ में स्वयं ओपी चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। पिछले चुनाव का जो खट्टा अनुभव उनको रहा है, इस बार वो सीख लेते हुए काफी हाई प्रोफाइल तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी ताकत उन्होंने सीट पर झोंकी हुई है। तो रायगढ़ सीट में काफी टफ मुकाबला होने जा रहा है। कमोबेश अगर खरसिया सीट की बात करें, 70 साल तक लगातार इस सीट पर कांग्रेस काबिज रही है। उमेश पटेल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बात करते हैं अगर जसपुर जिले की ओर, तो पत्थल गांव में स्वयं गोमती साय है जो कि सांसद हैं, वो राम पुकार सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। कड़ी टक्कर उन्होंने उनको दी है। इसके अलावा स्वयं विष्णुदेव साय जो है वो कुनकुरी सीट में मौजूद हैं। यूडी मंज के खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो ये 4 बड़ी सीटें हैं जो कि हॉट सीट बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर लैलूंगा विधानसभा सीट की बात करें, लैलूंगा विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है और इस सीट पर भी बहुत टफ मुकाबला होने जा रहा है। इस सीट पर सत्येंद्र राठिया जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनकी धर्मपत्नी सुनीति राठिया वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। कांग्रेस ने बिल्कुल नए चेहरे को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो लैलूंगा की सीट भी बेहद हाई प्रोफाइल है। ऊंट किस करवट बैठने वाला ये तय नहीं है। कमोबेश तकरीबन सभी सीटों पर यही स्थिति है। जसपुर सीट की बात करें, जसपुर में एक और बीजेपी जो है वो रायमुनि भगत कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला दे रही है विनय भगत को। तो इसके अलावा अगर लैलूंगा सीट की बात करें, लैलूंगा सीट में सत्येंद्र राठिया का परिवार है। धर्मजगढ़ में जो पूर्व मंत्री चनेश राम राठिया हैं, उनके पुत्र है लालजीत सिंह राठिया, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। तीसरी बार वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बिल्कुल कमोबेश यही स्थिति अविनाश छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के हर सीट पर है, कांटे की टक्कर है। जबलपुर लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, जून का वो महीना याद करिए जहां पर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के प्रचार की शुरुआत की थी पूजा अर्चना कर, और कल राहुल गांधी ने वहां पर सभा की है, रोड शो भी किया है। विवेक तनखा उनके साथ दिखे। तो महाकौशल वो इलाका जहां पर 38 सीटें हैं, सत्ता की चाबी भी मानी जाती है। पिछली बार कांग्रेस ने अच्छी लीड बनाई इन महाकौशल की सीटों पर, लेकिन बीजेपी ने इस बार जिस तरह से अमित शाह और पीएम मोदी के दौरे वहां पर करवाए, जनसभा वहां पर करवाई, वॉकओवर नहीं देने के मूड में कोई भी पार्टी एक दूसरे को। विजेंद्र, बिल्कुल सही कह रहे हैं अविनाश, लेकिन ये भी बात है कि अरसे बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का ऐसा चुनाव हो रहा है जिसमें किसी पार्टी की कोई लहर नहीं है। कोई नेता लाख दावे करे कि उसकी पार्टी की लहर है, लेकिन ये बात बेमानी है क्योंकि आम वोटर जो है वो साइलेंट है। मुखर कौन है? मुखर तमाम सियासी दल हैं, उनके नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, लेकिन आम वोटर की जो खामोशी थी उसको ही संभवतः बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भांप लिया था। और यही वजह है कि न सिर्फ सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया बल्कि चुनाव प्रचार की कमान भी केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथ पे ले ली। महाकौशल वो संभाग है जहां बीते विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था और यही वजह है कि अब सबसे ज़्यादा सांसद इसी महाकौशल से चुनाव मैदान में हैं, भले वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, सांसद राकेश सिंह हो या राव उदय प्रताप सिंह हो। और चूंकि सांसद चुनाव मैदान लड़ रहे हैं और चूंकि पीएम मोदी, अमित शाह या केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहा है, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी हुआ है कि चुनाव प्रचार में महाकौशल के मुद्दे कहीं गुम से गए हैं। चूंकि शुरुआत तो आपने कहा कि यहाँ से प्रियंका गांधी ने जिस तरह से रोड शो की शुरुआत की थी या जबलपुर में नर्मदा पूजन करके अपने कैंपेन की शुरुआत की थी, उसमें महाकौशल के मुद्दे गिनाए गए थे। मसलन कैबिनेट में महाकौशल की उपेक्षा का मुद्दा हो या विकास के नक्शे पर महाकौशल के जिलों के पिछड़ेपन का मुद्दा हो। लेकिन जब बीजेपी ने आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू किया तो आप देखेंगे कि केंद्रीय मुद्दों पर यह चुनाव प्रचार शुरू हुआ। तमाम सभाएं जो अमित शाह की ओर से की गई उसमें सनातन धर्म को मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर निर्माण के लोकार्पण को मुद्दा बनाया गया,
तीन दिवाली बनाने का आह्वान जो है जनता से किया गया। और आप देखेंगे कि एक तरह से बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही थी उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुई, क्योंकि उसी पिच पर वो कांग्रेस पार्टी को भी ले आई। जब केंद्रीय मुद्दों पर बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उनका काउंटर करने के लिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को मजबूर होना पड़ा। तो आप कहें कि महाकौशल या आम जनता के जो मुद्दे हैं भले वो दोनों ही पार्टियों के मैनिफेस्टो में शामिल हों, लेकिन जब बड़े बड़े चुनाव प्रचार के चुनावी सभाएं हुई या रोड शो हुआ, वहाँ पर यही सनातन के मुद्दे या राम मंदिर के मुद्दे इन मुद्दों की गूंज नजर आई। लेकिन वोटर खामोश है, वो सब हिसाब किताब बना चुका है या बना रहा है। और देखना होगा कि 38 सीटों में से सत्ता की राह खोलने वाले कांग्रेस पार्टी को कितनी प्राणवायु इस बार यहाँ से मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चूंकि कमलनाथ कांग्रेस के सीएम फेस है, यहाँ से 24 सीटें पिछली बार उन्होंने हासिल की थी, लेकिन महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर में उनकी ओर से कोई ना रोड शो किया गया और ना बड़ी सभाएं की गई। ये बताता है कि कहीं ना कहीं वो आश्वस्त है कि महाकौशल उनका साथ दे रहा है। वहीं महाकौशल में सबसे ज़्यादा आकांक्षी विधानसभा की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। यही वजह है कि पीएम मोदी, अमित शाह, स्मृति ईरानी या तमाम जो केंद्रीय मंत्री थे उनकी ओर से लगातार धुआंधार यहाँ पर प्रचार किया गया। तो ये जो मजबूती कांग्रेस पार्टी की है वो यहाँ बरकरार रखने के लिए आश्वस्त है। वहीं बीजेपी ये चाहती है कि इस मजबूती पर सेंध लगा दी जाए, और यही वजह है कि यहाँ महाकौशल में चुनाव प्रचार जो हुआ वो खासा आक्रामक हुआ दोनों ही दलों की ओर से। लेकिन फिर दोहराऊंगा मैं कि लहर किसी भी पार्टी की नहीं है और वोटर खामोश है। ये वोटर की चुप्पी जो है 17 तारीख को टूटेगी। बहुत अहम टिप्पणी आप कर रहे हैं विजेंद्र। वोटर साइलेंट हैं और 17 नवंबर को वोट करेगा, 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन महाकौशल, जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छी लाइन कही कि जब प्रचार शुरू हुआ तब लोकल मुद्दों से शुरू हुआ, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव को लाकर खड़ा कर दिया है और कांग्रेस के नेताओं को मजबूरन फिर केंद्रीय मुद्दों पर जवाब भी देना पड़ा। सरगुजा का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक सोनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जब पिछली बार चुनाव हुए थे 18 में तो अप्रत्याशित नतीजे थे कांग्रेस के लिए भी, 14 की 14 सीटें जीत गई थी कांग्रेस सरगुजा संभाग की। अब जो प्रचार का शोर है थम चुका है। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिसमें डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट भी है अंबिकापुर की, और अभी जो है प्रचार का शोर थम चुका है। अभिषेक, देखिए, प्रचार का जो दौर है वो भले ही थम चुका है, लेकिन प्रत्याशियों की धड़कनें अभी भी बढ़ी हुई हैं। और अब ये मौका है कि 24 घंटे का जो समय बचा हुआ है उसमें जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे और अपने लिए जीत की संभावनाएं तलाशेंगे। सबसे खास बात ये कि वोटर किस तरह से इन प्रचार को देखता है ये बेहद अहम बात है, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व के नेता हैं, भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही नेताओं ने जो बातें कही हैं वो सीधे तौर पे जनता के हित की बात को सामने रखा है और अपनी अपनी सरकार की योजनाएं गिनाई। सरगुजा संभाग बेहद अहम है क्योंकि यहाँ से जो डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव हैं वो तो चुनावी मैदान में हैं ही, साथ ही साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं वो चुनावी मैदान में हैं। भाजपा की तरफ से बात करें तो रामविचार नेताम एक बड़े चेहरे हैं जो कि रामानुजगंज इलाके से चुनावी मैदान में हैं। रेणुका सिंह सरगुजा की सांसद हैं, उन्हें भरतपुर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और गोमती साय जो कि रायगढ़ की सांसद हैं वो पत्थल गांव से जो चुनावी मैदान में है। तो कहा जा सकता है कि कई बड़े चेहरे हैं। ऐसे में जो संभाग का जो चुनावी माहौल है बेहद हाई प्रोफाइल है। यही कारण है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़े नेताओं ने यहां पर खासा फोकस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा की और सूरजपुर में उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो घोषणा पत्र जारी किया गया है वो मोदी की गारंटी है और मोदी जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं। एक तरह से जो विश्वास जनता के लिए जताना था उसको प्रयास करके प्रधानमंत्री ने ये कोशिश की कि जो वादे किए गए हैं उसे सरकार बनते ही भाजपा पूरा करेगी। इसके अलावा जसपुर जो कि पहले जो भाजपा का गढ़ माना जाता था वहाँ तीनों की तीनों सीटें भी कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में जो अमित शाह हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने साफ किया कि जो योजनाएं हैं वो उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से भाजपा की सरकार में हो पा रहा था, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से उन पे रोड़ा अटक रहा है।
सबसे अहम सीट मानी जाती है सीतापुर, जहां से भाजपा ने अब तक जीत दर्ज नहीं किया है। यही कारण था कि राजनाथ सिंह की सभा वहां पर कराई गई और राम कुमार टोप्पो जो कि सेना के जवान थे, उन्होंने सेना की नौकरी छोड़ के चुनावी मैदान में अपने आप को उतारा है, तो वहां पर जीत की अपील की गई। तो कहा जा सकता है कि भाजपा की तरफ से जोर लगाया गया। आज जेपी नड्डा ने भी सभा की और वोट की अपील की, लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रही। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जब अंबिकापुर में पहुंचे तो उन्होंने भावनात्मक कार्ड खेला और कहा कि उनका जो रिश्ता है वो काफी पुराना है। उन्होंने इंदिरा जी को याद किया, राजीव जी को याद किया और कहा कि वो पुराना बेहद जो रिश्ता है वो बेहद बिल्कुल अभिषेक, तो कुल मिलाकर अंबिकापुर और सरगुजा संभाग ये वो इलाका जहां पर लगातार दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगाया। अमित शाह की सभा हुई, राजनाथ सिंह की सभा हुई, तो कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों को वहां पर उतारा। रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर हमारे सहयोगी रवि हिमराज सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रवि, हाल ही में अमित शाह ने वहां पर रोड शो किया है, जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी ने वहां पर रोड शो किया। इंदौर 1, 2, इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लंबा रूट उनका रहा रोड शो का, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे 2018 में तो मालवा निवाड़ की 66 सीटों में से अच्छी खासी सीटें कांग्रेस जीत गई थी, 35 सीटों के आसपास। और दोनों दलों की कोशिश है, कांग्रेस कोशिश करे कि स्थिति यथावत रहे, लीड बनाए, और बीजेपी अपने जो पुराने रुतबे के नाम से जाने जाती है मालवा निमाड़ में, उसकी कोशिश में जुटी हुई। हालांकि चुनाव प्रचार थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेनिंग ही होगी। रवि, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2013 के विधानसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 57 सीटें 66 में से बीजेपी यहां पर जीत कर आई थी। और एक ये बड़े वजह रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार 2013 में क्लियर मैंडेट से बनाई थी। अब 2018 के अगर चुनाव में हम आते हैं तो 2018 में देखने को मिला था कि कांग्रेस ने यहाँ पर अधिकतर उन सीटों पर जीत हासिल की थी जहां पर बीजेपी के लगातार लंबे समय से विधायक रहे। और मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 35 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी, और यही भोपाल की सत्ता तक, मध्य प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए उनकी एक महत्वपूर्ण वजह बनी थी। आज की अगर हम इस सिनेरियो की हम बात कर लें तो जिस तरीके से मालवा निमाड़ पर चाहे बीजेपी के किसी भी बड़े दिग्गज नेता की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश से में साफ ये तस्वीर है कि वो किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश की सत्ता को खोना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर हम बात कर लें तो पूरे मध्य प्रदेश में उनकी 15 सभाएं रोड शो सहित हुई हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो 6 मालवा निमाड़ में उनकी यह सभाएं हुई हैं और इंदौर में एक रोड शो, यानी कि 15 में से 50% जो उनके रोड शो और सभा को मिला लिया जाए तो सिर्फ वो मालवा निमाड़ में हुई है। झाबुआ की अगर मैं बात कर लूं, खंडवा की अगर मैं बात कर लूं, खरगोन की अगर मैं बात कर लूं, तो ये ऐसे बड़े जिले रहे हैं जो मालवा निमाड़ अंचल के महत्वपूर्ण जिले हैं और जहां पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपने आप को जोड़ने और मध्य प्रदेश के मन में मोदी के मन में मध्य प्रदेश, ये साफ एक शब्द उन्होंने जो कहा है वो एक अपने आप जो वोटर्स हैं उनको आकर्षित करने के लिए कहा है। और जिस तरीके से हमने देखा कि पूरा चाहे कितने भी बड़े नेताओं की अगर हम बात कर लें, अमित शाह की अगर मैं बात कर लूँ तो मालवा निमाड़ में उनकी 3 कुल सभाएं हुई हैं। राजनाथ सिंह की अगर मैं बात कर लूँ, जेपी नड्डा की अगर मैं बात कर लूँ, ये सारे शीर्ष नेतृत्व हैं भाजपा के और उन्होंने पूरा जोर लगाया है कि मालवा अंचल जो कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण मालवा निमाड़ जो है 66 सीटें सबसे ज्यादा सीटें हैं और ऐसे में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सीटें फिर से 2013 की पुनरावृत्ति करना और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है मालवा निमाड़ का रहने वाला है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरा जोर जो है पार्टी ने दिया है। और अगर मैं आपको बात करूं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रोड शो किया है उसमें 3 विधानसभाओं को कवर किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ हमें इस पूरे रोड शो में लोकसभा चुनाव की भी एक झलक देखने को मिली है। क्योंकि जिस तरीके से भाजपा ने इस रोड शो की पूरी तैयारी की थी, पूरा भगवा में इस रूट को बनाया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में जो बड़े डिसीजन लिए हैं, चाहे वो धारा 370 हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, पूरे देश भर में 140 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन बांटना हो, महाकाल नौका का निर्माण करना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करना हो, तो ऐसे तमाम बड़े पोस्टर के माध्यम से पब्लिक को एक सीधा मैसेज देने का एक प्रयास किया है कि यह विधानसभा चुनाव सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा की भी तैयारियां हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हाई प्रोफाइल सीटों की अगर मैं बात कर लूं तो मालवा निमाड़ का सबसे महत्वपूर्ण अभी हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात कर लूं तो विधानसभा 1 है, जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मैदान में है और उनके साथ साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पूरे मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। अपने क्षेत्र में तो उन्होंने प्रचार किया ही किया है, साथ में पूरे मालवा निमाड़ में जाकर बड़े नेताओं को अगर विधानसभा चुनाव में उतारा गया है तो इसकी कोशिश भी यही रही है कि वो सिर्फ अपनी सीट पर फोकस न करें बल्कि आसपास की सीटों पर भी प्रभाव रखें। और एक और चीज जो आपने कही, यही चीज सौरभ भी पहले कह रहे थे कि ये सिर्फ 23 की लड़ाई नहीं है, इसमें 24 की झलक भी दिख रही है।
सौरभ, आपका रुख करूंगा क्योंकि ये बात आप भी कह रहे थे जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तब लगातार ये इस पोस्टर पर आकर ये लड़ाई खड़ी हुई थी कि मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस का भरोसा। तो रवि भी यही बात कह रहे हैं कि ये सिर्फ लड़ाई जो है 2023 के विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जो टारगेट है वो 2024 का आम चुनाव भी है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और दो तीन चीजें यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं उनको समझना होगा। सबसे पहले चीज तो देखिए कि पूरे 90 विधानसभा में आज की स्थिति में कोई, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी ये नहीं कह पा रहा है कि किसकी जीत हो रही है। तो सबसे पहले तो समझा जाए कि और जो स्थिति देखी जा रही काफी क्लोज फाइट है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों की भी जो है क्लोज फाइट है। दूसरी चीज आप देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज कहा जा रहा था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अभी वहां उनके पास जो 71 सीटें हैं, 2018 में 68 सीटें जीते थे और आज 71-3 जो है बाई इलेक्शन जीते। उसके बाद भी जो है कांग्रेस की स्थिति आज ये नहीं बन रही है कि लोग जो है कह सके कि कांग्रेस जीत रही है। इसके पीछे दरअसल सबसे बड़ा कारण कि कांग्रेस कहती है कि हमने किसानों के लिए काम किया, हमने कर्जा माफी की और तरह की बात करते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ियावाद संस्कृति की बात को लेकर हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है काफी साइलेंट नजर आ रहे हैं। और साइलेंट होता है तो कहीं ना कहीं कोई अलग मैसेज होते हैं। लेकिन अभी चूंकि 17 तारीख को चुनाव होने दूसरे चरण का और फिर 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तब तक जो है हमको भी इस पर बरतना होगा कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। लेकिन दो तीन चीजें आप यहाँ पर देखिए कि जो वोटर्स हैं वो काफी साइलेंट है, कुछ कहने को जो है वो नहीं कह रहे, लेकिन एक तौर पर साफ तौर पर ये देख रहा है कि क्लोजिंग है दोनों सीट पर, कुल मिला के 90 सीटों पर। अब आते हैं, जैसे आपने मेरे को पहले बार पूछा था कि रायपुर संभाग की, तो रायपुर संभाग भी देखिए कि कांग्रेस के कुल जो रायपुर संभाग में 20 सीटें हैं और वहां पर 14 पर कांग्रेस काबिज है, 5 पर जो है बीजेपी काबिज है और 1 पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार। और जहां पर बलौदाबाजार में आज ही जो है राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया है। तो आप देखिए कि हर संभाग में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के ही विधायक हैं, 71 अगर 90 में होते हैं तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं कि वो जो है अपनी 71 जो अपनी रिकॉर्ड मत से जो जीते थे 2018 में चुनाव, उसको कैसे बरकरार रखें या फिर उसके आसपास ही रहें। लेकिन अभी की स्थिति जो है, अगर कई सारे जो लोग हैं जो एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये कहने में जो है काफी जल्दबाजी नहीं कह रहे हैं कि किसकी जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। उसके अलावा आप देखिए कि पूरा चुनाव जो है भ्रष्टाचार को लेकर भी टिका रहा कि दोनों एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। फिर आप देखिए कि दोनों जो है एक दूसरे के स्टिंग भी जो है जारी किए। जैसे आपको मालूम है बिलासपुर से ही जो है प्रभारी कुमारी शैलजा पर आरोप लगे थे, तो रामशरण यादव जो वहां के महापौर, उसको हटा दिया गया। उसी तरीके से बीजेपी के भी जो स्टिंग है कांग्रेस ने जारी किए, जो वैशाली नगर से रिकेश सिंह बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका वायरल किया जाता है स्टिंग। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा हर मोर्चे पर, चाहे मैदान से लेकर सोशल मीडिया, चाहे जनता से लेकर सभा प्रचार प्रसार तक, सभी तरीके से जो है एक दूसरे को मात देने के लिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो पूरा चुनाव था, शुरू तो कांग्रेस ने इस मुहिम पर किया था कि कांग्रेस का भरोसा, लेकिन मोदी की गारंटी पर जाकर, मतलब भूपेश का भरोसा, कांग्रेस का भरोसा वर्सेस मोदी की गारंटी पर जाकर ये चुनाव जाकर अब खड़ा हो गया, उस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया संभागवार एनालिसिस के लिए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है और प्रचार का दौर थम चुका है। अब बारी जनता यानी आपकी है। मताधिकार सबसे बड़ी ताकत है और मजबूत लोकतंत्र के लिए हमें मतदान करना है। IBC 24 की अपील है कि 17 नवंबर को बिना किसी डर और लालच के एक अच्छे ईमानदार उम्मीदवार को वोट जरूर दें, सही को चुनें और अपनी सरकार बनाएं।